देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग या फंक्शन ग्रुप 3 की है और फंक्शन ग्रुप 3 की रीजनिंग में सबसे पहला है क्वेश्चन इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। आप चाहें अपने उसमें लिखते जाइए, आंसर भी मैं समझाता जाऊंगा, वो भी लिखते जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये पीडीएफ मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप लिखते जाइए या आंसर नंबर 1 करके लिख लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, क्या आंसर यहाँ पे होना चाहिए पहले समझ लेते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं। देखिए ये सारे बोर्ड में आए हुए ही क्वेश्चन हैं जो आप डिस्कस कर रहे हो यहाँ पे। इथाइल एमीन हो गया C2H5 NH एंड यहाँ पे लोन पेयर, और अमोनिया से कंपैरिजन किया है तो अमोनिया में सिर्फ 3 हाइड्रोजन है आपके पास। देखिए जनरली ये बेसिक नेचर एक्वस सॉल्यूशन में पूछते हैं, ठीक है। बेसिक नेचर की जब भी बात होती है एक्वस सॉल्यूशन में होती है। अगर एक्वस सॉल्यूशन के अलावा होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपको समझाया जाएगा कि गैसियस फेज में हम पूछ रहे हैं। तो पहले मैं ये समझा देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या है, एनोलीन में प्लस आई इफेक्ट, मतलब इसमें तो नहीं है अमोनिया में, लेकिन इथाइल एमीन में प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे एल्काइल को प्रोड्यूस कर रहा है। एल्काइल ग्रुप कोई भी प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, इवन साइक्लिक भी, अगर साइक्लो यहाँ पे कोई डेरिवेटिव है तो वो भी करेगा, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से लोन पेयर का रिमूवल हो गया आसान। और यहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो डिपेंड करता है कि जो लुइस एसिड आएगा वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि इस लोन पेयर के रिमूवल में मदद कर रहा हो, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आपका मदद कर रहा है। तो लैंग्वेज क्या लिखनी है, लैंग्वेज यहाँ पे ये लिखनी है, पहले समझिए फिर अपने आप इसको फ्रेम करिए। Due to plus I effect produced by alkyl group, the electron density on nitrogen atom increases, which facilitates the removal of lone pair of electron present on nitrogen atom. समझ में आ गया? Therefore, amines are या primary amine, कोई भी amine is more basic than ammonia. अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, ethyl amine is more basic than ammonia. Explain why. तो अब आप यहाँ पे समझा सकते हैं, अपने आप लिख सकते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूँ। Due to plus I effect produced by alkyl group, the electron density on nitrogen atom increases, which facilitates the removal of lone pair of electron present on nitrogen atom. आप यहाँ पे पहले इतनी बात लिख लो, दोबारा मैं एक बार और ये रिपीट कर दूंगा। The removal of lone pair of electron present on nitrogen atom. देखिए लैंग्वेज ये याद रहे नहीं रहे, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आपको समझाना है, डायग्रामेटिक भी बना के समझा सकते हैं, ये भी आपके ऊपर है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये समझ लीजिए। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस बाय, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की जगह आप इथाइल ग्रुप लिख सकते हैं क्योंकि इथाइल एमीन है, वरना एल्काइल ग्रुप आप बोल सकते हैं। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इथाइल ग्रुप, ब्रैकेट में एल्काइल कर दीजिए। The electron density on nitrogen atom increases, which facilitates the removal of lone pair of electron present on nitrogen atom. अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। देखिए एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं RNH2 यहाँ पे लेता हूँ और इसमें हम पानी डालते हैं, एक तो प्लस आई इफेक्ट तो आपको समझ में आ गया, एक फैक्टर। सेकंड है हाइड्रोलिसिस या हाइड्रेशन कह लीजिए। हाइड्रेशन जब आप इसका करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिवर्सिबल एरो आएगा यहाँ पे, और ये इसका हाइड्रोजन इस पे लोन पेयर पे जाके अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RNH3 एंड पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एक्वस सॉल्यूशन बेसिक क्यों है, ये रीजन। एक्वस सॉल्यूशन बेसिक ये क्यों है, इस ये रीजन है। हाइड्रेशन में यहाँ पे ये क्या बना, ये क्या चीज है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड या इसको ब्रॉन्स्टेड एसिड आप बोल सकते हैं। क्योंकि इसने अब ये क्या करेगा, H पॉजिटिव छोड़ेगा,
इसीलिए हमने इसको ब्रोंस्टेड एसिड कहा, ठीक है। और ये क्या होगा, ब्रोंस्टेड बेस, क्योंकि H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको जो समझाना है वो ये समझाना है कि यहाँ का ब्रोंस्टेड एसिड जो बना है, ये एसिड जो बना है ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, बता सकते हैं? ये इसकी स्टेबिलिटी एक्वस ये सॉल्यूशन में क्या वजह होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे आप हाइड्रेशन कह लीजिए। हाइड्रेशन से भी क्या अचीव हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन है? 3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बना सकते हैं। आप एक्सटेंसिव हाइड्रेशन कह लीजिए या फिर इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरलेट कर लीजिए, ये इसकी स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण है। अब कोई चीज अगर अनस्टेबल है तो वो अपनी स्टेबल चीज में कन्वर्ट होगी और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर। तो इस वजह से एक और बात, क्वेश्चन जो आता है, एक और चीज समझिए। अगर मैं यहाँ पे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? RNH3 पॉजिटिव, RNH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और ये डिवाइड हो गया आपका RNH2। यहाँ पे क्या है, वाटर ना नीचे लिखा जाएगा, वाटर जो है यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन इस वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानते हुए मैं इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट जब वाटर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो ये डिस्टिलेशन कांस्टेंट क्या बन जाएगा? Kb। अब Kb की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? OH नेगेटिव के, ठीक। तो जितनी ज्यादा Kb की वैल्यू उतना बेसिक कैरेक्टर, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग में आपको 3 एमीन्स दी है और तीनों की Kb वैल्यूज दी है, तो जिसकी Kb वैल्यू ज्यादा होगी उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई? रीजनिंग की क्लास चल रही है बेटा, ये फंक्शन ग्रुप 3 की, ठीक है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गया। Kb के बेसिस पे आएगा तो आप समझा लोगे। अगर यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट और हाइड्रेशन, 2 फैक्टर मैंने आपको बता दिए हैं। पहला, एक्वा सॉल्यूशन में काम करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा काम करेगा हाइड्रेशन। अब आप खुद सोच के मुझे बताओ, अगर ये सेकेंडरी एमीन होता तो क्या उसका ब्रोंस्टेड एसिड या कॉन्जुगेटेड एसिड ज्यादा स्टेबल होता प्राइमरी एमीन से? वहां पे क्या होता? एक हाइड्रोजन और हट के 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो नहीं होता है ना। नाइट्रोजन में हाइड्रोजन क्या होगा? डिक्रीज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? डिक्रीज। हाइड्रेशन क्या हो जाएगा? कम। इसीलिए उसका ब्रोंस्टेड एसिड और कमजोर हो जाएगा। और टर्शरी एमीन में क्या होगा बताइए? तो और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन क्या है? और कम हो गए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा, हाइड्रेशन और कम हो जाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में सबसे ज्यादा स्टेबल एसिड कौन सा है? ब्रोंस्टेड एसिड, प्राइमरी। उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। अगर मेरे को इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बेसिक कैरेक्टर बताना है तो मैं क्या कहूंगा? ठीक है। अगर मुझे इसके बेसिस पे बताना होगा तो मैं क्या कहूंगा? हाइड्रेशन के बेसिस पे प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। एक तीसरा फैक्टर यहाँ पे और आता है, उसको कहते हैं स्टेरिक फैक्टर। ये तीनों फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और स्टेरिक फैक्टर फाइनली ये सब कुछ बदल देता है। स्टेरिक फैक्टर जब काम करता है तो सबसे ज्यादा स्टेरिक इन्फ्लुएंस किसमें होगी? तो टर्शरी एमीन में सबसे ज्यादा है, ग्रेटर देन प्राइमरी, ये सॉरी सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी, यही तो ऑर्डर आएगा आपका। लेकिन यहाँ तीनों फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर हम देखें, देखिए स्टेरिक इन्फ्लुएंस यहाँ समझ लीजिए, नाइट्रोजन पे 3 एल्काइल ग्रुप हैं आपके, ये 3 एल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या करेंगे? रिपल्शन इनके बीच में बढ़ जाएगा। तो लोन पेयर यहाँ पे क्या है? आसानी से डोनेट नहीं हो पाता, क्योंकि लुईस एसिड यहाँ तक पहुंच नहीं पाता इसको गेन करने। दूसरे सेकेंडरी एमीन में जो लोन पेयर है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, थोड़ा सा रिपल्शन कम होगा क्योंकि एल्काइल ग्रुप का नंबर रिड्यूस हो गया, और सबसे कम किसमें होगा? आपका प्राइमरी एमीन। इन तीनों फैक्टर्स को जब हम क्यूमुलेटिव लेते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो ऑर्डर होता है वो होता है आपका सेकेंडरी एमीन ग्रेटर देन प्राइमरी एमीन ग्रेटर देन टर्शियरी एमीन ग्रेटर देन अमोनिया। ये जनरल ऑर्डर है जब हमें एल्काइल ग्रुप पता नहीं है, जब हमें एल्काइल ग्रुप पता नहीं है, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ मैं रीजनिंग के साथ ऑर्डर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब एक लास्ट चीज और, वो ये कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इथाइल एमीन और मिथाइल एमीन की पीकेबी वैल्यूज आपको दी है, किसकी वैल्यूज? पीकेबी की। और इसकी वैल्यू के बेसिस पे आपको ये बताना है, मान लेते हैं ये 7.1 है और ये आपका 5.6 है, ठीक है, यानी उल्टा मान लीजिए, ये 5.6 मान लीजिए और ये 7.1 मान लीजिए, ये कोई भी डमी वैल्यू है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा बेसिक है तो कैसे पता लगाते हैं, ये समझिए। व्हाट इज पीकेबी, पहले ये समझिए। आपने केबी निकालना तो सीख लिया पीछे, ये हो जाएगा माइनस लॉग केबी, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? log 1/kb। तो क्या हुआ? पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबी हो गया। केबी जितना बड़ा है उतना ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है? OH नेगेटिव की, ये आपने पढ़ा है। तो केबी की वैल्यू जितनी बड़ी होगी यानी कि उतना ही छोटी वैल्यू किसकी होगी? पीकेबी की। जितनी कम वैल्यू पीकेबी की होगी उतना ज्यादा बेसिक होगा। समझ में आ गया? तो ये केबी और पीकेबी की वैल्यूज में अंतर करना सीखिए। कई बार आपको इसको लेके क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, कभी केबी को लेके पुटअप किया जाएगा। तो ये सारी बातें समझ में आ गई आपके। अब हम आगे जो क्वेश्चंस ये करेंगे, ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी आपको खुद ही आंसर आइडेंटिफाई करने में, इसीलिए मैंने एक बार ये सारी चीजें आपको बता दी। तो 3 फैक्टर्स वो ध्यान रखना, कौन से थे? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रेशन एंड उनका क्यूमुलेटिव आंसर ये है, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन टर्शरी, ग्रेटर देन अमोनिया। लेकिन जब एल्काइल ग्रुप वेरी करता है तो इसमें एक जगह फेरबदल आएगा, वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा। तो चलें क्वेश्चन की तरफ। लिख लिया ये सब कुछ पूछना है यहाँ तक? कोई डाउट? डाइमिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन मिथाइल एमीन। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। डाइमिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन मिथाइल एमीन। आप लोग खुद अपना स्ट्रक्चर बनाइए और सोचिए क्या आंसर हमें यहाँ पे लिखना चाहिए। डाइमिथाइल एमीन आपका हो गया नाइट्रोजन लोन पेयर, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन। एंड मिथाइल एमीन में सिर्फ एक CH3 है, नाइट्रोजन, H एंड ये सेकेंडरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है। क्या आंसर लिखना चाहिए? दोनों में प्लस आई इफेक्ट है। देखिए यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ ये दो ये प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे एक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ये नाइट्रोजन पे इंक्रीज होगी, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी। तो ये आप देख सकते हैं। अब क्या आंसर लिखना चाहिए? ये प्लस आई इफेक्ट तो दोनों में। हाइड्रेशन की कोई बात अभी तो नहीं हो रही यहाँ पे। अगर हम हाइड्रेशन की, वो तो हमें क्यूमुलेटिव पे जाना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को डिस्कस नहीं कर सकते। अगर मैक्सिमम आपको रीजनिंग में डिस्कस भी करना है, वो तो मैंने आपको तीनों पढ़ा दी है क्या क्या फैक्टर है, लेकिन आप इंडक्टिव को ही यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। स्टेरिक कहाँ पे लिखोगे? टर्शरी एमीन के केस, स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे फैक्टर आपको लेना है। हाइड्रेशन की बात इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इंडक्टिव थोड़ा सा ज्यादा रहता है हाइड्रेशन से इफेक्ट इसका। तो बेसिक चीज यहाँ पे जो लिखी जाएगी वो इंडक्टिव के बेसिस पे आपको आंसर लिखना होगा। तो क्या लिखोगे? ड्यू टू ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट इन सेकेंडरी एमीन या डाइमिथाइल एमीन, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू methyl amine, due to which the removal of lone pair of electron present on nitrogen atom is easier in comparison to methyl amine. एक बात और ध्यान में रखिए, जो पिछला आंसर हमने यहाँ पे लिखा था, इसमें जब दो चीजें हैं तो दोनों का कंपैरिजन आपको लिखना है। ज्यादातर एग्जामिनर्स क्या बोलते हैं चेकिंग के वक्त, वो ये कहते हैं कि जब हम दो चीजें आपसे बोल रहे हैं कंपेयर करने को, तो आपने एक चीज का कंपैरिजन तो लिख दिया, उसका आंसर सेकंड चीज के बारे में भी एक आध लाइन लिखिए, इस बात के नंबर कटे हैं। और वो लिखते हैं वहां पे कि 50 या 60% कैंडिडेट है, नहीं लिखा, इस बात के नंबर लूज हुए। मार्किंग स्कीम में साफ साफ ये बात लिखी होती है। तो ये चीज पे ध्यान दीजिए। एंकरिंग जब आप करो
तो लास्ट में ये जरूर समझाओ कि सामने वाली चीज कम बेसिक क्यों है। तो मैंने आंसर में दोनों चीजों की बात की है। ड्यू टू greater magnitude of inductive effect in case of dimethylamine, the electron density on nitrogen atom is greater in comparison to that of nitrogen atom in case of methylamine. Hence, the removal of lone pair of electron present on nitrogen atom is easier in dimethylamine in comparison to methylamine. तो दोनों चीजों की बात करो आप, जिससे कि कोई चीज छूटे नहीं। समझ में आ गया? फ्रेम आंसर खुद करिए, क्योंकि देखिए रटने का काम नहीं है, ये समझ के खुद लिखने का काम है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आने चाहिए बस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंडक्टिव इफेक्ट। थर्ड, जो बात समझ नहीं आए दोबारा पूछिए। एमीन्स आर मोर बेसिक देन एमाइड्स। एमीन्स एमाइड से ज्यादा बेसिक क्यों होते हैं, समझते हैं। देखिए एमीन हमने बनाया, कोई भी एल्काइल ग्रुप मान लीजिए, हमें कोई स्पेसिफिक एमीन यहाँ पे नहीं दिया है, तो प्राइमरी एमीन यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे भी लोन पेयर है, और दूसरा यहाँ पे कोई एमाइड आप लेते हैं, एल्काइल ग्रुप आप अपनी पसंद का ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं बताया है कौन सा एमाइड है। यहाँ पे भी NH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका क्या है, एमाइड है, मतलब इसमें NH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी है। बट ये जो है ज्यादा बेसिक है, मोर बेसिक, ये मोर बेसिक कहा गया है, और ये आपका लेस बेसिक है। क्या रीजन हो सकता है? जो आप कह रहे हो बिल्कुल बात सही है वो, लेकिन इसको समझाना लिख के पड़ेगा, और आपको ये स्ट्रक्चर बनाने पड़ सकते हैं। देखिए RC डबल बॉन्ड O, इसका रीजन मैं लास्ट में आपको बताता हूं कि स्पेसिफिक आपको लिखना क्या है, पहले समझिए। नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो है इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे RC सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी 2 लोन पेयर थे यहाँ पे ऑक्सीजन के पास, अब 3 लोन पेयर हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर NH2। अब क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने हैं, तो यही तो मिलेंगे बस। तो ये वाला ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका RC सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2। आपने देखा यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। व्हाट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट होना, इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम या कॉन्जुगेशन कहते हैं। और जहां कॉन्जुगेशन होता है वहां रेजोनेंस होती है। तो यहाँ डी लोकलाइजेशन, रेजोनेंस का मतलब डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे चेक करिए डी लोकलाइजेशन कैसे हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए और ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये आ गया। तो नाइट्रोजन का बेसिक नेचर तो तब होगा जब ये डोनेट होगा, बट ये क्या हुआ, आप लिखेंगे amides are less basic than amines because the lone pair present on nitrogen atom in amides is used up in resonance with carbonyl group। बात समझ में आ गई? The lone pair present on nitrogen atom is used up in resonance with carbonyl group। ये वजह आपको लिखनी है यहाँ पे। Lone pair present on nitrogen atom। अब नाइट्रोजन एटम या स्पेसिफिक कर दीजिए ऑफ एमाइड is used up in resonance with carbonyl। लिख लिया ये? अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे, लिख लिया ये, कॉपी कर लिया? चलिए समझिए, मैं यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनाता हूँ।
और दूसरा ये है, एक बेंजेमाइड है एक एसिटामाइड है, बताइए कौन ज्यादा बेसिक है? एसिटामाइड है, चलिए आंसर ठीक है, क्यों? देखिए यहाँ पे आपकी बात ठीक है, यहाँ पे एक और चीज समझिए, जो आप कह रहे हो वो ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस आई इफेक्ट हो सकता है और यहाँ माइनस आई इफेक्ट होता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से एक सुपीरियर चीज यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है जो कंप्लीट चार्ज प्रोड्यूस करती है। समझिए यहाँ पे तो जो आपने पीछे समझा था वही था इसमें, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा ये होगा कि बेंजीन रिंग है यहाँ पे क्या है, एक स्टेट मैं बता रहा हूं जिसमें कि मैंने ऑक्सीजन पे ऑलरेडी CO बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा? NH2। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ चला जाए और पॉजिटिव चार्ज, ये मतलब इसका ये खत्म हो जाएगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस लोन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये इसको खींच के साथ अपने, ये अगर ये इसको यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेता है तो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में अगर चला गया इसके अंदर बेंजीन रिंग के, तो दो रेजोनेंस के आपके पास ऑप्शन हो रहे हैं यहाँ पे जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे फिनाइल ग्रुप भी है, CO ग्रुप भी है, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये लोन पेयर दो है इन्हीं में उलझ के रह जाएगा। इसीलिए बेंजेमाइड जो है आपका लेस बेसिक है इन कंपैरिजन टू एसिड एमाइड। क्लियर है? तो जब अरेंज द फॉलोइंग में आएगा ना, एसिड एमाइड, बेंजेमाइड और इथाइल एमीन, तो आपको क्या करना है? समझ में आ गया? बेंजेमाइड सबसे लास्ट में रखना है, और यहाँ फिनाइल ग्रुप का रेजोनेंस की वजह यहाँ आ जाएगी। देखिए ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का। तो एक तरीका तो यही होगा कि ये यहाँ पे इस तरफ ट्रेवल कर जाए और इसके साथ एसोसिएट हो जाए, और ये पॉजिटिव चार्ज अगर उससे पहले रेजोनेट हो गया अंदर, तो वो यहाँ पे और इसको अट्रैक्ट करके रखेगा अपनी तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भागता रहेगा और इसको इंगेज करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं होने देगा। तो ये बेंजेमाइड और एसिड एमाइड को कहीं पे लिख लीजिए, अगर अरेंज द फॉलोइंग में आए तो इसको पहले रखना है, इसको बाद में रखना है। मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, ये आंसर कर लेंगे, लिख लीजिए इस आंसर को भी, आंसर 4 करके लिख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, अभी ऊपर ही हमने लिखा था इथाइल एमीन, सेम आंसर रिपीट कर दीजिए, सेम, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार दिमाग में ये चीजें, लैंग्वेज बिल्कुल चढ़ती जाएगी। ये डिफरेंट ईयर्स के क्वेश्चन है, पूछने का पैटर्न एक ही है, कभी किसी तरीके से पूछा है, कभी किसी तरीके से। लिख लिया तो 5th क्वेश्चन पे आ जाइए, इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। क्या रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं? इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 5th है, 6th है? 5th, ओके। देखिए इथाइल एमीन का तो स्ट्रक्चर आपको पता ही है, नाइट्रोजन पे प्लस आई इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट एनिलीन की यहाँ बात करते हैं, यहाँ दो तरीके से आंसर आपको देना है, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। फिनाइल ग्रुप में यहाँ पे क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो एक तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे समझा दीजिए,
कि in case of aniline due to minus I effect the electron density on nitrogen atom decreases which hinders the removal of lone pair of electron present on nitrogen atom क्योंकि वो अट्रैक्ट करके रखेगा। दूसरा तरीका ये समझाने का है सेकेंड रीजन है रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट जब इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर की तरफ चलता है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इधर तो लोन पेयर लूज नहीं हो पाया इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, माइनस आई इफेक्ट आप यहाँ पे बोल सकते हैं, और ये क्या है प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये कहेंगे द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इज यूज्ड अप इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। The lone pair present on nitrogen is used up in resonance with benzene ring. नोट कर लीजिए ये बात। दो रीजन आप दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस कि ये कम बेसिक क्यों होता है। कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट समझाइए एनिलीन कम बेसिक क्यों है, या फिर आपसे जनरल जैसे क्वेश्चन अब ऐसे आ सकता है, तो दोनों रीजन आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एमीन। छठा क्वेश्चन, इसका आंसर लिख सकते हैं। छूट गया है कुछ? लिख लिया? चलिए छठे क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, पहले भी किया है ये वाला क्वेश्चन था ना, डाई मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन मिथाइल एमीन। ये क्या है? सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एमीन। इस क्वेश्चन को आप आंसर लिख लीजिए अपने तरीके से जो आपको आता है। अब बताइए सेवेंथ क्वेश्चन। लिखना है पहले लिख लीजिए फिर आ जाइए सेवेंथ। जितना लिखोगे उतना सीखोगे, ये ध्यान रखो। सेवेंथ क्वेश्चन में पढ़िए, एमीन ग्रुप इन इथाइल एमीन इज बेसिक वेयरएज इन एसिड एमाइड इट इज नॉट बेसिक। पूछने का तरीका बदल गया, कंसेप्ट एक ही है। सेवेंथ क्वेश्चन में देखिए, एसिड एमाइड क्या है? CSeCONH2। इथाइल एमीन आपका एक एमीन का नाम दे दिया है। जो ऊपर आपने यहाँ पे अभी पढ़ा है कि इथाइल ये एमीन्स आर मोर बेसिक देन एमाइड, सेम वही आंसर यहाँ पे भी आएगा। इन दो क्वेश्चंस के आंसर लिख लीजिए फिर आगे बढ़िए। जो आपको समझ में नहीं आ रहा पूछिए, आंसर कैसे लिखना है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है बताइए। लिख लिया 7 तक? करिए। हो गया? अब पढ़िए 8th क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल एमीन इज लो एज कंपेयर टू मिथाइल अल्कोहल ऑल्दो बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और मिथाइल एमीन भी, मिथाइल ही है दोनों तरफ। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 7th 8th। देखिए अल्कोहल HOCH3 HOCH3 डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऐसी एमीन्स में होगा HNH मिथाइल H हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में देखने को मिल रहा है।
तो फिर बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा क्यों है? मीन्स देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। हाइड्रोजन बॉन्ड से 3 एलिमेंट के साथ बन सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। दैट्स वाई स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा। दैट्स वाई यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इन। तो ये नीचे जो कंसेप्ट लिखा है ये आपको समझना है। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन 9th. While carrying out an electrophilic substitution reaction on aniline, Lewis acid is not used. एक रिएक्शन आपको दिखाता हूं तब समझिए। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पूछा गया है। जैसे यहाँ पे CH3Cl मान लीजिए, एरो पे एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड होता है। और यहाँ पे ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से चलता है आगे, NH2CH3 प्लस HCl। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एल्काइलेशन हो रहा है बेंजीन रिंग पे, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो क्वेश्चन है उसमें आप इस रिएक्शन को कंसिडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पे? CH3। ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट हो गया। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जनरल बात कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लुईस एसिड आप यूज नहीं कर सकते। AlCl3 लुईस एसिड कैसे है? एल्यूमिनियम की आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है ऑक्टेट से, और इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है तो ये क्या कहलाएगा? लुईस एसिड। तो लुईस एसिड हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए एक बार कि while carrying out electrophilic substitution reaction on aniline, Lewis acid is not used. क्या जवाब हो सकता है? समझिए, यहाँ पे एनिलीन क्या है? जो एनिलीन है ये लुईस बेस है, और आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो? लुईस एसिड। ये लुईस एसिड और लुईस बेस मिलके क्या बना देंगे? Lewis base and Lewis acid will form an addition product. जब एडिशन ये प्रोडक्ट आपस में ही रिएक्ट करके बना देंगे एसिड बेस कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई कि एनहाइड्रस। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ड्यूरिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन in case of aniline, anhydrous AlCl3, या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ aniline। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या जवाब है? ये समझ में आ गया आपको? लुईस एसिड जो है और लुईस बेस आपस में कंबाइन करके एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बना देंगे, इसको बोलते हैं एसिड बेस कॉम्प्लेक्स। इस वजह से किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जहां पे बेस हो, एनिलीन हो, तो बेसिक होने की वजह से लुईस एसिड आप यहाँ नहीं ले सकते, और ये नहीं लेंगे तो फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन होगा ही, ये होने वाला ही नहीं है रिएक्शन। तो जैसे मर्जी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, एनिलीन के केस में फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। आ गया समझ में? Aniline is acetylated first before nitration. Acetylene is acetylated first before nitration. समझिए। 10th question.
एसिटाइलेशन CH3COCl से करा लीजिए। NHC डबल बॉन्ड O। ये आपका क्या बन गया, क्या बोलते हैं इसको, एसिड एनालाइट। एसिड एनालाइट ये प्रोटेक्शन या -HCl कर दीजिए। आप इसके बाद नाइट्रेशन करा सकते हैं, ऐसा क्यों, ये आपसे पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, दोबारा यहाँ देख लीजिए, एनिलीन इज एसिटाइलेटेड फर्स्ट बिफोर नाइट्रेशन। अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए एसिटाइलेशन क्यों किया गया है यहाँ पे, ये समझिए। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना जाएगा। क्लियर। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता, आप डायरेक्ट एनिलीन लेते। एनिलीन में अगर आप नाइट्रेशन के वक्त अब क्या करेंगे, इसमें एसिड डालेंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3, मैं H पॉजिटिव यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि एरो पे लिख देता हूँ, HNO3 और H2SO4 कंसंट्रेटेड का मिक्सचर है। यहाँ पे आप फर्दर नाइट्रेशन कर रहे हैं HNO3 H2SO4 से, तो NO2 ग्रुप आएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, H2SO4 एंड HNO3। यहाँ पे भी नाइट्रेटिंग मिक्सर लिया, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, NO2 ग्रुप तो आएगा, लेकिन H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इससे कंबाइन करके क्या बना देगा, एनिलीनियम आयन। और ये जो एनिलीनियम आयन आपका बनेगा, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसीलिए आपको मेटा डेरिवेटिव मिलता है। समझ में आई ये बात। तो मेटा नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन दोनों का मिक्सचर मिलेगा, मेटा का भी और पैरा का भी। पैरा कब होगा, जब आपका एनिलीन इस समय अटैक किया जाएगा NO2 पे, तो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिलते हैं। ऑर्थो छोड़ दीजिए, माइनर है, तो पैरा मेजर होगा। और अगर वो एनिलीनियम आयन पे अटैक करेगा NO2, तो ऑब्वियस है मेटा पे जाएगा। क्लियर है, इसीलिए मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो और पैरा मिलेंगे। प्रोटेक्शन से क्या फायदा हुआ, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर ये यहाँ रहता तो H पॉजिटिव इस पे अटैक कर देता। अगर ये लोन पेयर यहाँ पे यूज अप हो गया रेजोनेंस में, तो फिर ये अटैक नहीं हो पाएगा, एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव आपको मिलेंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो इसका जो आंसर आपको लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रोटेक्शन the lone pair present on nitrogen is used up in resonance with carbonyl group, hence it is not available for protonation and formation of anilinium ion is prevented. देखिए मैं डिक्टेशंस नहीं दे रहा हूं, मैं इसे समझा रहा हूं, आपको अपने तरीके से लिखना है, क्योंकि मैं अगर लिखवाऊंगा तो डिक्टेशन ही हो जाएगा पूरा। बात को समझिए, एनिलीन पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, वो रेजोनेंस में यूज अप हो रहा है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है प्रोटोनेशन के लिए, विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। ये आपको समझाना कि यहाँ पे प्रोटेक्शन क्यों हुआ है और क्या फायदा हुआ है। The lone pair present on nitrogen is used up in resonance with carbonyl group, hence it is not available for protonation. Thus, the formation of acid analyte is prevented. तो मेटा डेरिवेटिव आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव ही मिलने वाले हैं। समझ में आ गया आपको। देखिए समझ के समझाना बहुत जरूरी है, अगर हम समझाने में कहीं कमजोर रह गए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर हमारे समझने का फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो जहां कहीं प्रॉब्लम आ रही है बताइए, क्योंकि ये सब वरना रट के ये जाना पड़ेगा। मैंने डिक्टेशंस दी है तो आपको ये याद करके समझ के वहां खुद से लिखना है। कंसेप्ट पकड़िए बस, क्या है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में यूज हुआ है, जिसकी वजह से एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन रुक गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग डाईएजोटाइजेशन ऑफ एराइल एमीन, एक्सेस ऑफ मिनरल एसिड इज यूज्ड।
इसका आंसर तो मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन ये होता है तीनों स्टेप में होता है, देख के बता दूंगा, ये आप नेट पे सर्च कर लेना इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, लिख लीजिए। एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में देखो NaNO2 बनाने में भी HCl यूज होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में भी आपका HCl यूज है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे HCl की हमें ज्यादा ये रखनी पड़ती है और ये क्वांटिटी। लेकिन एक रीजन इसके अलावा और भी था, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल तो ये क्वेश्चन 11th वाला आप नोट कर लो अपने पास, आंसर नीचे गैप छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 12th, cyclohexylamine is stronger base than aniline। मैं दोनों के स्ट्रक्चर बना देता हूं। साइक्लोहेक्साइलएमीन, ये CBSE में क्वेश्चन ये आया हुआ है बोर्ड में। ट्वेल्थ, देखिए साइक्लोहेक्साइलएमीन ये होता है, और एनिलीन आपका ये है। दोनों के स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे हैं, सिवाय यहाँ पे 3 जो बॉन्ड्स है अंदर, उसका फर्क है। बताइए क्या आंसर है इसमें? रेजोनेंस की वजह से भी ये यूज अप हो जाएगा, या फिर आप ऐसे समझा सकते हैं C6H5 का माइनस आई इफेक्ट। ये दोनों तरीके आपके पास हैं। साइक्लोहेक्साइलएमीन में क्या कहेंगे यहाँ पे? अब ये जो है रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, और यहाँ क्या है? माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे बड़ा अंतर तो ये है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम हो गई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। साइक्लोहेक्साइल का क्या फॉर्मूला होगा? साइक्लोहेक्सेन का क्या होता है? हेक्सेन का क्या होता है? C से H14, अब उसमें C6H12 कर दो तो ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का या साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला एल्कीन से मैच करता है, CnH2n, तो C से H12, और फिर ये क्या हो जाएगा? C6H11, एक ही तो हाइड्रोजन हटा है, तो C6H11 नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे आपका लोन पेयर, प्लस आई इफेक्ट, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अब समझा देंगे आप कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस व्हिच फैसिलिटेट्स द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन एटम। और यहाँ दो बातें हैं कि माइनस आई इफेक्ट फिनाइल ग्रुप का है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, लोन पेयर का रिमूवल आसान नहीं होगा, इट विल हिंडर द रिमूवल ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। एंड सेकेंडली, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, resonance effect, the lone pair on electron is used up in resonance with benzene ring। ये दो बातें यहाँ पे एनिलीन के लिए आपको लिखनी होंगी, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे आपका प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th, एनिलीन फॉर्म्स मेटा नाइट्रो एनिलीन ऑन डायरेक्ट नाइट्रेशन। बता देंगे अब इसका आंसर? एक वर्ड चाहिए मुझे, बस वो आप बोल दो। एनिलीनियम। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन इट बिकम्स मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। आपको एनिलीनियम आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हुआ तो कैसे बनाओगे? मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इंसाइट दे रहा हूं, शायद आपको कॉन्फिडेंटली आप आंसर लिख पाए। समय लाइट आपको एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है बनाना? दोनों देख लीजिए। यहाँ पे NH2 लोन पेयर, यहाँ पे ये इधर चलेगा और ये इधर। मैं एनिलीन का पहले बना रहा हूं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, NH2 इधर पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इधर बॉन्ड और इधर बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर है। अब ये क्या होगा, ये आगे की तरफ चलेगा, जो इसको इस वाले बॉन्ड को डिस्प्लेस कर देगा इधर, तो ये बन जाएगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहे हैं आपके? जो नहीं आ रहा हो पूछिए। तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये इस तरफ शिफ्ट हुआ है और ये इधर चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ जैसे बॉन्ड था वैसे ही रहेगा। अब ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा आपका, जो इसको डिस्प्लेस कर देगा या बाई बॉन्ड बनते ही, और ये ट्रांसफर हो जाएगा आगे। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड NH2। अब फाइनली ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा और इसको डिस्प्लेस कर देगा अपनी ओरिजिनल लोकेशन। देखिए बॉन्ड जहां ओरिजिनल लोकेशन पे थे वो डिस्प्लेस हो गए हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। लेकिन इसकी वजह से जो चार्ज आपका कहां डेवलप हुआ, नेगेटिव पोजीशन एंड नेगेटिव पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है एंड पैरा पोजीशन है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इन रीजन्स पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका बढ़ेगा। तो एनिलीन जो है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, मैंने आपको समझाया था लोन पेयर जहाँ पे होता है एडजेसेंट एटम पे, वो ज्यादातर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग या हमेशा ही ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब यहाँ पे अगर एनिलीनियम आयन बन जाएगा तो क्या होगा, ये पहले बना लीजिए। तो जब हम ये लोन पेयर प्रोटेक्ट कर लेते हैं ना CH3CO से, फिर वो रेजोनेंस में कभी रिलीज होता है कभी नहीं होता है, तो उसकी वजह से ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बना रहता है। लेकिन अगर ये 100% H पॉजिटिव यहाँ पे लग गया, जैसे ये वाला केस, नाइट्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये अटैच है आपका बेंजीन रिंग। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहां से विड्रॉ करेगा, बेंजीन रिंग के अंदर से। तो जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। ऊपर मैं NH3 लिख देता हूं एक साथ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो गया। अब बॉन्ड कहाँ बचे आपके, इधर बचे, और ये वाला इधर ट्रांसफर हो गया आपका, एंड यहाँ पे बॉन्ड बचा आपका। अब ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ये पूरा बॉन्ड पेयर देखिए कैसे ट्रांसफर हो रहा है, बॉन्ड टू बॉन्ड ये ट्रांसफर हो रहा है, और उसकी वजह से ये कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ये इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, इधर बॉन्ड है, ऊपर डबल बॉन्ड NH3, एंड फाइनली ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। फाइनली ये यहाँ पे आपका ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज वापस अपनी लोकेशन पे। अब यहाँ पे ये समझिए एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। अब लोन पेयर ना होने की वजह से हुआ क्या, इफेक्ट क्या हुआ, ये लोन पेयर ना होने की वजह से अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं चले बल्कि इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चले, इसको क्या बोलते हैं, -R इफेक्ट। और पीछे क्या था, ये जो आपने पढ़ा था, दिस इज +R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ चल रहा है रिंग के अंदर।
तो ये माइनस आर इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया, मार्क करिए पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे तो करेगा नहीं, कहाँ करेगा, नेगेटिव पे। नेगेटिव सेंटर सबसे हाई कहाँ पे है, ये मेटा पे ही तो बचे, इसलिए मेटा डायरेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज वाले रिएजेंट अटैक नहीं कर पाएंगे, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे करेंगे, और इसलिए ये यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग आपका हो जाता है। तो कंप्लीट इनसाइट ये है कि हम क्यों बोलते हैं कि यहाँ अगर लोन पेयर नहीं है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है मेटा पोजीशन पे आपका अटैक करेगा। ये बात ध्यान रखना, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ पे भी रिंग पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो वो क्या होगा, रिपेल करेगा उसे, बहुत मुश्किल से अटैक कर पाएगा वो। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव सेंटर पे आसानी से अटैक कर पाएगा। ये लाइन भी कहीं नोट कर लीजिए अपने पास, ये लाइन भी कहीं नोट कर लीजिए कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर बेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर benzene ring deactivating groups for electrophilic substitution, या deactivates benzene ring for electrophilic substitution। और इसका उल्टा ये नीचे लिख लीजिए, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर या एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कुछ बातें ना जीओसी की है, अब जीओसी बना नहीं पाया है, मतलब उसका रिकॉर्डिंग अभी नहीं हो पाई है, तो यहाँ आपका कवर अप हो रहा है, लेकिन साथ साथ जितना रिक्वायर्ड है। किसका चाहिए, एनिलीनियम का, तो ये रहा। हालांकि ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, सिर्फ कि ऐसा क्यों है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग क्यों है और मेटा डायरेक्टिंग ये क्यों है, ताकि आप अगर रिक्वायरमेंट हो, कहीं काम आए, तो आप यूज कर सकते हैं। लिख लिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलीन फॉर्म्स मेटा नाइट्रो, ये हो गया। व्हाई इज इथाइल एमीन सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नाइट्रोजन पे NH2 है ना, तो 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे बन सकता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया भी था, ये देखिए, मिथाइल एमीन का कहाँ पे था, ये देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड मिथाइल एमीन में आपको दिखाया भी था। अब ये क्या होगा, पानी के साथ बन जाएगा, यहाँ पे HOH आ जाएगा, HOH, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ ये बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are aromatic amines less basic than aliphatic amines, समझा देंगे। एरोमेटिक एमीन में एनिलीन मान लीजिए और उसमें इथाइल एमीन, तो ये क्वेश्चन देखिए कंसेप्ट एक ही है, अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। Why are tertiary amine less basic than primary and secondary amine in aqueous solution? स्टेरिक फैक्टर, इसको यहाँ पे मैंने समझाया ही हुआ है, दोबारा यहाँ समझ लीजिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 16। देखिए, टर्शरी एमीन के अंदर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एल्काइल ग्रुप 3 है। देखिए, प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे मैक्सिमम होगी आपकी। स्टेबिलिटी अगर हाइड्रेशन की वजह से देखें तो मिनिमम, हाइड्रेशन की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। तीसरा फैक्टर स्टेरिक है, वो भी यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। प्लस आई इफेक्ट सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को, लेकिन जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने, उसको यहाँ तक पहुंचने नहीं देता। तो ये डोनेट कैसे होगा, तो स्टेरिक फैक्टर है, स्टेरिक रिपल्शन है, वो किसके लिए है, इसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तीनों इसको रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इसको लेने नहीं पहुंच पाएगा। तो ड्यू टू रिपल्शन प्रोड्यूस बाय 3 bulky alkyl groups, the
incoming electrophile is repelled and could not gain the lone pair of electron present on nitrogen atom. Hence basic character decreases. इसमें बेटा ये लिखना है कि लोन पेयर जो नाइट्रोजन है ये रिपेल ये डोनेट क्यों नहीं हो पाता, जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे काफी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, फिर भी ये रिपेल नहीं हो पा रहा, because the electrophile is being repelled by 3 bulkier alkyl groups, due to which it could not gain the electron pair present on nitrogen atom. इतना क्लोज अप्रोच नहीं बनता कि ये इसको गेन कर पाए. 17th, why are aromatic diazonium salts more stable than alkyl diazonium salts? ऐसा नहीं है जब HNO2 से आप रिएक्शन कराते हो तो एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट नहीं बनते, बनते हैं. बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तो आपने सुना ही है, C6H5 N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड Cl. लेकिन यहाँ पे इथाइल डाइएजोनियम क्लोराइड भी बन सकता है, बट ये स्टेबल नहीं रहता. वजह क्या है? वजह क्या है? ये ग्रुप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी के लिए. क्या करता है ये? जो यहाँ नहीं है, समझ गए? यहाँ ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये यूजअप हो सकता है रेजोनेंस. तो ड्यू टू रेजोनेंस और स्टेबिलिटी भी देखिए कितने कम टेम्परेचर पे है, 0 to 5. ये तो 0 to 5 पे भी स्टेबल नहीं है. इसमें तो रेजोनेंस की वजह से फिर भी इतने टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी है. जरा सा हीट करेंगे नाइट्रोजन अलग चला जाएगा और बाकी कंपाउंड होगा ये टूट जाएगा. तो आंसर है ड्यू टू रेजोनेंस एरोमेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड्स आर मोर स्टेबल देन एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड्स. क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं. ये जनरल क्वेश्चन जैसे आए हैं मैंने वैसे ही दिए हुए हैं. 18th क्वेश्चन, व्हाई आर एमीन्स मोर बेसिक इन नेचर? बता देंगे या जनरलाइज्ड आंसर लिखना है आपने? क्या लिखेंगे बताइए, वर्बली बता दीजिए. ड्यू टू प्लासा इफेक्ट the electron density on nitrogen increases, which facilitates the removal of lone pair of electron present on nitrogen. आप एमीन से कर रहे हैं ना, आप एल्काइल ग्रुप हम नहीं बता रहे कितने भी, लेकिन अमोनिया से ज्यादा बेसिक होगा. नेक्स्ट बताइए, एनिलीन इज मोर बेसिक देन डाइफिनाइल एमीन. एनिलीन ज्यादा बेसिक क्यों है डाइफिनाइल एमीन से? और रेजोनेंस भी. इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे चेक कर लीजिए, मैं बता देता हूँ. कौन सा क्वेश्चन था? 19th. डाइफिनाइल एमीन आपका हो गया नाइट्रोजन और फिनाइल ग्रुप. माइनस आई इफेक्ट भी है और रेजोनेंस भी है, दोनों चीजें आप यहाँ पे बोल सकते हैं. और ये है एनिलीन. क्लियर है? ये डाइफिनाइल एमीन है और वो एनिलीन है. अब यहाँ पे आप समझा दीजिए, एक तो आपको माइनस आई इफेक्ट समझाना है और दूसरा प्लस आर इफेक्ट. दोनों का मैग्नीट्यूड इसमें ज्यादा है डाइफिनाइल एमीन. यहाँ पे भी है दोनों, ये माइनस आई का भी कम है मैग्नीट्यूड और प्लस आर का भी कम है, क्योंकि दो फिनाइल ग्रुप हैं तो दो जगह इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो रेजोनेंस का यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा है डाइफिनाइल एमीन. 20th, bromination of aniline under very mild condition give 2,4,6 tribromoaniline instantaneously. Why? समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं 20th क्वेश्चन में. अगर आप एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराते हैं तो 3 times bromine in the presence of water
ये बन जाएगा NH2 Br Br and Br प्लस 3 टाइम्स HBr। ये रिएक्शन इंस्टेंटेनियस क्यों है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन अचानक क्यों बन जाता है इमीडिएटली, ये आपसे पूछा। अगर हमें मोनो डेरिवेटिव चाहिए तो बताइए, प्रोटेक्ट करके बनाते हैं इसको CSCCO से, उसमें मोनोब्रोमो, लेकिन ये इंस्टेंटेनियसली बनता है, इसका रीजन क्या है? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट अगर आप समझाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे क्या होती है? इंक्रीज, विच अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इस वजह से यहाँ पे आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इंस्टेंटेनियसली बन जाता है। और जब आप इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, प्रोटेक्शन में क्या होगा ये भी समझ लीजिए, ये तो आप बना चुके हो, प्रोटेक्शन में यहाँ पे समझिए क्या होता है। जब आप इसे प्रोटेक्ट कर देते हैं तो जो रिलीज है लोन पेयर का वो थोड़ा सा कम हो रहेगा। वजह यहाँ पे ये रहेगी कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे एसिटाइलेशन किया आपने, इधर H लगा देते हैं, यहाँ पे लोन पेयर है एंड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH ये CH3। तो यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर अगर रिंग में नहीं गया तो ये कहाँ चला जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप के साथ, लेकिन लौट के तो आएगा, तो प्रोबेबिलिटी इसकी रिंग में जाने की क्या हो गई? कम। इस वजह से वहां पे आपको इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा देर में। क्लियर है? तो प्रोटेक्शन आप करते हो तो मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स मिलते हैं, और अगर आप डायरेक्ट इसको कर देते हैं प्रोमिडेशन तो आपको बिना प्रोटेक्ट किए फिर इंस्टेंटेनियसली आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन आपको मिल जाता है। क्लियर है ये बात? इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, ये वाला स्ट्रक्चर भी बना के वहां लिख लीजिए। और रेजोनेंस से आप प्रूव कर सकते हैं कि ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम ऑन ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन इंक्रीजेस व्हिच facilitates the attack of electrophile at these positions. Hence the reaction is instantaneous. एंकरिंग जरूर करिए, जो क्वेश्चन पूछा है वहां पे बात लाके खत्म करिए, ठीक है? जैसे कोर्ट में होता है, लिखाया था ना लास्ट में थ्योरम के हेंस प्रूफ, वहीं पे जाके खत्म करना है आंसर। दैट इज कॉल्ड एंकरिंग, और ये डिमांड है एग्जामिनर की, बोर्ड की डिमांड है, तो वही चीज करिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि यहीं लाके इसे खत्म करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बाकी ये 2 क्वेश्चन आपको आते हैं, पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। डायरेक्ट नाइट्रेशन नॉट पॉसिबल क्यों कहा है? क्योंकि आपको बेटा डायरेक्टिंग स्पीशी मिल जाएगी, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनालिनियम आयन। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू प्राइमरी एमीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी एमीन? बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी एक ही जगह फैक्टर है, क्या? बस टर्शियरी एमीन में नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी में आपके जैसे ऐसे जितने ज्यादा हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? तो NH2 में ज्यादा है, NH में कम है, सेकेंडरी में और टर्शियरी में बिल्कुल नहीं है। तो ये खत्म हुआ है, ये 22 क्वेश्चन के बाहर कोई रीजनिंग, कोई अरेंज द फॉलोइंग नहीं बनेगा, ठीक है? यहाँ सब आपका कवर अप हो जाता है। अब नेक्स्ट मेरे को एक दिन और चाहिए सिर्फ फंक्शनल ग्रुप 2 के लिए, बताइए कौन सा दिन आपको सूट करता है? बताइए। 26 का तो लिटरेचर है, फिर कहाँ जाओगे? आप लोग डिसाइड कर लीजिए, जब आपको आना है आ जाइए, मैं तो यहीं बैठा हूँ। सोचिए।